मान लो आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो और अपने लाइब्रेरी में बैठे हो और आपको आके पुलिस अरेस्ट कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था इस एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ जिसके वेबसाइट पर 214 मिलियन डॉलर्स की सेल थी सिर्फ 3 साल के अंदर, और इस वेबसाइट ने उसने पर्सनली 15 मिलियन डॉलर कमा लिए थे ऑलमोस्ट, वो भी टैक्स फ्री। तो फिर ये बंदा अरेस्ट क्यों हो गया? देखो सिंपल है, उसने एक अमेजॉन जैसी मार्केट प्लेस बनाई, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये मार्केट प्लेस जो थी वो आपको एवरीडे प्रोडक्ट्स नहीं, ड्रग्स बेचती थी। दोस्तों वेलकम टू दी मोस्ट इलीगल बिजनेस केस स्टडी। आज आपको मैं बताने वाला हूं इस एक वेबसाइट के बारे में जिसने हमारे पूरे दुनिया को शेक कर दिया था, और इस वेबसाइट को रोकना यूएस की हर एक मेजर सिक्योरिटी एजेंसी का कंसर्न बन गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रेजी इंटरेस्टिंग स्टोरी की। 2011 की बात है जब एक स्टूडेंट था जो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इस बंदे को फिजिक्स की डिग्री लेने के बाद मास्टर्स करने के लिए एक स्कॉलरशिप मिली थी। इस बंदे का नाम था रॉस अल्ब्रिट, और इसके सारे दोस्तों के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा लड़का था। पढ़ाई में इसके अच्छे मार्क्स आते थे, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, इंसान अच्छा था, और इसने जाकर ऐसी एक वेबसाइट बना दी। देखिए लोग बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, चलिए समझते हैं इस बंदे ने ये वेबसाइट क्यों बनाई। जब ये बंदा पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब इसने लिबर्टेरियन फिलॉसफी डिस्कवर की। अब लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है आपको समझाता हूं। देखिए मैं मानता हूं कि दो तरह के लिबर्टेरियनिज्म होते हैं। सबसे पहला जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है और सेंस करता है, और दूसरा जो लिटरली दुनिया को बर्बाद कर सकता है। लिबर्टेरियन फिलॉसफी कहती है कि किसी भी इंसान को अपने मर्जी के हिसाब से एक्ट करने का फ्रीडम होना चाहिए जब तक वो बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता। तो इसके बेसिस पे लिबर्टेरियन लोग कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लोगों की जिंदगी में कम होनी चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए, और लोगों को हर एक चीज करने का कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। यानी कल अगर जाके आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको बार बार लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जीरो हो जाएगी। गवर्नमेंट का रोल जिंदगी में थोड़ा बहुत होना चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रही और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मर्जी से चलने लग गए तो यार जो सारी दवाइयां हम लेते हैं इसमें क्या जाएगा, ये कौन देखेगा? या फिर अगर आरबीआई ध्यान ही नहीं देगा कि बैंक्स क्या कर रहे हैं तो बैंक्स बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे और फाइनेंशियल सिस्टम बंद हो सकता है। तो एक सस्टेनेबल तरीके का लिबर्टेरियनिज्म होता है जो कहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिनिमल होनी चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं। लेकिन जो अग्रेसिव और खतरनाक लिबर्टेरियनिज्म होता है जिसमें रॉस अल्ब्रेक्ट बिलीव करता था, उसका कहना था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जीरो होनी चाहिए। अगर एक इंसान चाहता है कि मैं अपने बॉडी के अंदर एक चीज डालना चाहता हूं तो वो करने का फ्रीडम उसको पूरी तरह से मिलना चाहिए। और ऐसे डेंजरस विचार रख के इस बंदे ने एक वेबसाइट बनाई, और इस वेबसाइट पर लोग ड्रग्स खरीद सकते थे या बेच सकते थे। लेकिन अब आप सोचेंगे इतना आसान कैसे था? इस बंदे ने वेबसाइट बनाई और पकड़ा कैसे नहीं गया? क्योंकि वेबसाइट जो थी वो डार्क वेब पे बनाई थी। इसने टॉर ब्राउजर का यूज करके वेबसाइट को बनाया, और इस वेबसाइट पे इसकी आईपी एड्रेस को कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। अब खास बात यह है कि इस टॉर ब्राउजर को यूएस नेवी के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो तो बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन वहां पे दिखेगी। टॉर ब्राउजर पे आपको प्राइवेसी मिलेगी, लेकिन इस बंदे ने टॉर ब्राउजर को मिसयूज किया। उसने एक अल्टीमेट सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट बनाई जहां पर स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए सेलर को रेटिंग्स दिए जाते थे, जस्ट लाइक अमेजॉन। अगर आप हाइपोथेटिकली इस वेबसाइट से कोई चीज ऑर्डर करते थे तो वो आपके घर पे पहुंचती थी सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अवॉइड करके। 2011 में ये वेबसाइट शुरू हुई, और 2011 के एंड पर सिर्फ शिकागो के ओहेर एयरपोर्ट पर 1000 से भी ज्यादा इलीगल पैकेजेस आए थे। इस वेबसाइट के सारे सेलर्स अलग अलग टेक्निक यूज करते थे। मूर्तियों के अंदर ड्रग्स को छुपाते थे, सीडी कवर्स के अंदर छुपाते थे, और ऐसी सारी चीजें करके अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचा देते थे। और इस पॉइंट पर गवर्नमेंट ने नोटिस किया और उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। और क्यों ना होगी, किसी भी देश में कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज पहुंचा सकता है ऐसी एक वेबसाइट के थ्रू। और उतना ही नहीं, अपने पीक पे सिल्क रोड पे वेपन्स भी बेचे जा सकते थे, लेकिन उससे कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई, इसीलिए रॉस अल्ब्रेक्ट ने ये चीज बंद कर दी। अब हुआ ये कि 2011 के एंड पर जब ये सारे पैकेजेस बहुत बढ़ गए थे क्वांटिटी में, तब यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में एक एजेंट थे। इस एजेंट का नाम था जैरेड डेरियगन, और इसने रियलाइज किया कि यार हमको ना अब जाके देखना पड़ेगा कि ये वेबसाइट कौन चला रहा है। इस पॉइंट पे सिल्क रोड के 1 लाख से भी ज्यादा बायर्स थे यूएस में। तो जैसे जैसे पैकेजेस आने लगे, इन्होंने पैकेजेस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। जब पैकेज में कुछ इलीगल मिलता था तो वो उस एड्रेस पे जाके लोगों से पूछताछ करते थे। ऐसे करके बहुत से कस्टमर्स को अरेस्ट किया और जेल में भी डाला गया। और एक दिन इनको गोल्ड माइन मिला। इनको एक लड़की मिली जो एक्चुअली रॉस अल्ब्रेक्ट के लिए काम करती थी अनोनिमसली। वो सिल्क रोड पे एक मॉडरेटर का काम करती थी, सिमिलर टू अ मॉडरेटर ऑन डिस्कॉर्ड और रेडिट। बेसिकली इसका काम था देखना कि कौन से सेलर्स लेजिट है और स्कैम नहीं कर रहे।
इस लड़की को अरेस्ट करने के बाद इसका सिल्क रोड एक्सेस उन्होंने इससे ले लिया और इसके बाद 2 साल के लिए ऑलमोस्ट जैरेड नाम का जो एजेंट था वो इस लड़की के नाम से रॉस अल्ब्रिक्ट से चैट करता था। एंजल प्रिया वाला सीन। कट टू 2012 सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी नहीं बल्कि FBI, DEA और यूएस की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है IRS, ये तीनों एजेंसीज मिलके इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। शिकागो में जो यूएस अटॉर्नी का ऑफिस था उन्होंने इस केस को लिया और डिसाइड किया कि यार अब इस बंदे को पकड़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि इस बंदे ने इतना सारा एन्क्रिप्शन करके रखा था कि इसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया। उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक ये इंसान कोई गलती नहीं करता हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ही देखिए इंटरनेट पे किसी को ढूंढना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इंटरनेट में अगर अनोनिमिटी भी आ जाती है टॉर ब्राउजर की तो ये और भी कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन 2012 के एंड पर एक छोटा सा विन आया। FBI ने देखा कि इसकी जो वेबसाइट थी वहां पर कुछ छोटे छोटे एरर्स थे जिनसे उसके सर्वर की लोकेशन निकाली जा सकती थी। जब सर्वर की लोकेशन निकाली तब पता चला कि ये सर्वर्स आइसलैंड में लोकेटेड थे और कुछ FBI एजेंट्स आइसलैंड तक गए उस सर्वर की डेटा निकालने। उनको वहां पे दुनिया भर की डेटा मिली, ट्रांजैक्शंस, बायर्स के एड्रेसेस एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन सिस्टम था जहां से वेबसाइट को एक्सेस किया जा रहा था और उसके कोड को चेंज किया जा रहा था, उस सिस्टम का नाम, IP एड्रेस और लोकेशन भी। वहां पे पता चला कि रॉस अल्ब्रिक्ट जिस लैपटॉप से इस वेबसाइट को चलाता था उस लैपटॉप का नाम था फ्रॉस्टी। और उतना ही नहीं, ये लैपटॉप कुछ महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया से चलाया जा रहा था। इस पॉइंट पे रॉस अल्ब्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था और वहां पे कुछ दिन रह रहा था, क्योंकि यूएस में उसके सारे दोस्तों ने उससे कहा कि भाई बस हो गया, सिल्क रोड बंद कर दे वरना तू पकड़ा जाएगा। उतना ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। लेकिन रॉस अल्ब्रिक्ट ने इन सारे लोगों को बोला कि मैंने सिल्क रोड को बेच दिया है किसी इंसान को, अब मेरा और उस वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं, आई एम आउट। लेकिन वो सीक्रेटली इस कंपनी को अभी भी चला रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों बाद उसका मन नहीं लगा, वो वापस यूएस आ गया, सैन फ्रांसिस्को में रहने लगा एक दोस्त के साथ। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, ये एन्क्रिप्शंस वीक तो हुए थे लेकिन इतने भी वीक नहीं थे कि एक लैपटॉप पे इनको ट्रेस किया जा सकता था। और सैन फ्रांसिस्को इतनी बड़ी सिटी है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो इतने सारे लैपटॉप्स यूज करते हैं, यहाँ पर कैसे पता करें कि ये इंसान कौन है। अब देखिए यहाँ पर रॉस अल्ब्रिक्ट ने 2 चीजें की जिससे वो फाइनली पकड़ा गया। आपको याद है मैंने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वहां पे एक ऑफिसर था जिसने रियलाइज किया कि सिल्क रोड तो आया 2011 में, लेकिन 2011 से पहले जिस किसी इंसान ने सिल्क रोड को बनाया उसका इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा। सब्जेक्ट्स जैसे इलीगल वेपन्स, ड्रग्स, लिबर्टेरियनिज्म। तो उसने क्या किया कि 2011 से पहले सर्च किया कि सिल्क रोड का कहीं जिक्र हुआ है या नहीं, और फाइनली उसको एक बहुत क्रेजी क्लू मिला। एक बिटकॉइन फोरम था जहां पे रॉस अल्ब्रिक्ट ने कई सालों पहले एक पोस्ट डाला था। उसने कहा मुझे एक कोडर की जरूरत है जो एक बिटकॉइन बेस्ड प्रोजेक्ट पे मेरी हेल्प कर सकता है। अगर ऐसा तुम में से कोई कोडर है तो मुझे इस ईमेल पे मैसेज करना। और वहां पे उसने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दे दी, गलती नंबर 1। और ये जो पोस्ट था वो एल्टॉइड नाम के एक यूजर के नाम से किया था और इस यूजर नेम को भी कुछ सालों बाद चेंज किया गया टू फ्रॉस्टी। याद है फ्रॉस्टी, लैपटॉप का नाम। एंड नाउ कमिंग टू गलती नंबर 2, यूएस कस्टम्स ने कनाडा से एक शिपमेंट सीज किया। इस शिपमेंट में 9 अलग अलग स्टेट्स के ड्राइविंग लाइसेंसेस थे, बेसिकली फेक आईडी कार्ड्स। हर एक आईडी में नाम अलग था लेकिन बंदे का फेस सेम था जो था रॉस अल्ब्रिक्ट का। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान इतने बल्क में फेक आईडी मंगवा रहा है तो कुछ तो मेजर कर रहा है। ये चीज यूएस कस्टम्स को मिली थी। इस पॉइंट पे कस्टम्स ऑफिशियल ने जो एड्रेस लिखा था इस आईडी के पैकेज पे उसको विजिट किया। उस एड्रेस पे जाने पर इनको रॉस अल्ब्रिक्ट वहां पर नहीं मिला। और इस पॉइंट पर याद है वही सेम इनकम टैक्स ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसका नाम था गैरी एल्फर्ड। इस बंदे ने देखा कि रॉस अल्ब्रिक्ट, फ्रॉस्टी, इन नामों से कोई रिकॉर्ड है या नहीं। उस बंदे ने FBI को फोन किया, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को फोन किया और कहा कि यार मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, इसका कोई फायदा है। और इन सारे एजेंसीज को फ्रॉस्टी नाम सुन के समझा कि रॉस अल्ब्रिक्ट ही इंसान है जो इस वेबसाइट को चला रहा है। तब उन्होंने कुछ एजेंट्स को रॉस अल्ब्रिक्ट के पास भेजा पूछताछ करने और तब वो नर्वस हो गया और तब उनका शक और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया और उन्होंने रियलाइज किया कि अगर इसको पकड़ना है तो रंगे हाथों पकड़ना होगा। तब से वो इस IP एड्रेस को और फ्रॉस्टी वाले लैपटॉप को मॉनिटर करने लग गए। उतना ही नहीं, रॉस अल्ब्रिक्ट के पर्सनल ईमेल आईडी को भी। और उन्होंने देखा कि जब भी फ्रॉस्टी लॉग्ड इन रहता है तब रॉस अल्ब्रिक्ट का पर्सनल जीमेल भी लॉग्ड इन रहता है और जब फ्रॉस्टी लॉग आउट करता है तब ये पर्सनल ईमेल आईडी भी लॉग आउट हो जाती है। एंड फाइनली एक दिन उनको दिखा कि सैन फ्रांसिस्को की पर्सनल लाइब्रेरी में ये लैपटॉप एक्टिवेट हुआ है। तब उन्होंने रियलाइज किया कि इसको उस एक्ट में लॉग्ड इन होते समय पकड़ना पड़ेगा वरना हमारे पास कोई केस ही नहीं होगी। और ये टेंशन काफी जस्टिफाइड भी थी क्योंकि रॉस अल्ब्रिक्ट ने अपने लैपटॉप में एक किल स्विच डेवलप किया था। अगर वो उस बटन को दबाता
तो सिल्क रोड रिलेटेड सारी डेटा जो उसके नाम के अगेंस्ट है वो डिलीट हो जाती। फिर उस लाइब्रेरी में जब रॉस अल्ब्रिक्ट बैठ के अपने सिल्क रोड के ऑपरेशन संभाल रहा था, तब वहां पे एक झगड़ा हो गया। अब ये झगड़ा भी एफबीआई एजेंट्स ने ही स्टेज किया था। जैसे ही रॉस अल्ब्रिक्ट की नजर उस झगड़े की तरफ गई, तब एक एजेंट ने भाग के वहां जाकर उसका लैपटॉप छीन लिया और उसके लैपटॉप पर क्लियरली सिल्क रोड ओपन था, फ्रॉस्टी के नाम से लॉग्ड इन भी था। इसके बाद ऑब्वियसली वो अरेस्ट हो गया, कोर्ट में केस चली गई और जज ने उसको लाइफ सेंटेंस सुना दी। जज ने उससे कहा कि जो तुम कर रहे थे वहां पे फ्रीडम का कोई भी एंगल नहीं था, तुम्हें लगा यही कानून होना चाहिए और तुम अपने मर्जी से इस वेबसाइट को चला रहे थे। और हाँ, तुम्हें लगता था कि लोग अपने मर्जी से अपने बॉडी में कोई भी चीज डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज ड्रग्स जैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान ड्रग्स करता है और वो वायलेंट चीजें करने लगता है, अपने आसपास के लोगों को हार्म करता है, तो यहाँ पर उसका फ्रीडम काउंट नहीं होता। तो ऑब्वियसली ड्रग्स जैसी एक डिस्ट्रक्टिव चीज हमारे सोशल फैब्रिक को खराब करती है, इसलिए इन्होंने हमेशा इलीगल होना चाहिए। लेकिन आज भी यूएस में एक मूवमेंट चल रही है जो बोलती है कि रॉस अल्ब्रिक्ट को एक और मौका देना चाहिए। वो कहते हैं कि रॉस अल्ब्रिक्ट ने जो सारी चीजें की ये नॉन वायलेंट क्राइम्स थे और इसके लिए उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलना गलत होता है। एनीवे, आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या उसकी सजा कम होनी चाहिए? मेरा ये ओपिनियन है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन दैट्स जस्ट मी, मेरा ओपिनियन है। आप अपना व्यू मुझे कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही हाई वैल्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।